हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का इंग्लिश बुक हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। पहले हम इसका बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं, जिसमें है अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? इसमें है एक राजा जो कि 3 सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। अब हमें पता करना है कि वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं और क्या राजा को उसके जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते। तो स्टार्ट करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर उसे इन 3 चीज़ों के सवालों का जवाब 3 सवालों का जवाब पता होगा तो वो कभी हार नहीं सकता, किसी भी चीज़ में कभी हार नहीं पाएगा। तो वो 3 चीज़ें थी। These 3 things were: What is the right time to begin something? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसे करनी चाहिए? अब इसमें हमारा एक वर्ड आया है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कोई राजा था, राजा का नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसमें सर्टेन वर्ड का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने उसके बाद अपने मैसेंजर्स को भेजा पूरे किंगडम में। किंगडम मतलब राज्य, अपने राज्य में जहाँ पर राजा का राज था, उनको बहुत सारा पैसा देने का वादा किया और बोला जो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा, जो इन 3 सवालों का जवाब देगा, उसको वो बहुत ज़्यादा पैसे देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे समझदार लोग आए। वाइस मतलब समझदार लोग, समझदार मैन यानी आदमी। बहुत सारे समझदार आदमी आए किंग के पास, जिन्होंने उन क्वेश्चंस का जवाब दिया, लेकिन वो उन सब ने क्वेश्चन का जवाब अलग अलग दिया। तो अब एक क्वेश्चन का जवाब अलग अलग है तो किंग को लगा कि वो सही नहीं है। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के जवाब में किसी ने कहा राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसमें स्ट्रिक्टली मतलब उसे ज़रूर उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। प्रिपेयर यानी बनाना, टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ इसी तरीके से किंग अपना काम सही समय पर कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी और ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना, ये निश्चय कर लेना एडवांस में ही। एडवांस में मतलब पहले से ये डिसाइड कर लेना कि हम इस टाइम पे ये काम करेंगे। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और किसी ने कहा कि अब टाइम टेबल बना के अगर करेंगे तो क्या पता बाद में हमें कुछ समय कुछ और काम आ जाए। तो किंग को सिचुएशन को देखकर, जिस आदमी ने किंग को मना किया था कि नहीं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकता, क्योंकि क्या पता हम इस समय कल कुछ और काम कर रहे हो, कल कुछ और ज़रूरी काम आ जाए, तो किंग को सारी सिचुएशंस को देखते हुए काम का अपना एक समय बनाना चाहिए कि वो इस समय ये काम करेगा। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, लेकिन जब वो फ्री होगा या फिर जब उसने ये काम कर लिया होगा तो उसके बाद। Same, yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the poor times. किसी और ने कहा कि राजा को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए। काउंसिल ऑफ वाइस मैन यानी सारे समझदार लोगों को मिलाकर एक कमेटी टाइप बना लेनी चाहिए जो कि किंग की हेल्प करेंगे सही समय आने पर। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. इसका कारण ये था कि एक इंसान एक डिसीजन, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार सही डिसीजन ले, ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान जो डिसीजन लेता है वो हमेशा सही हो। तो अगर वो एक बहुत समझदार लोगों की कमेटी काउंसिल बना लेगा तो उसको औरों से हेल्प मिलेगी, औरों के व्यूज़ मिलेंगे, औरों के बारे में पता चलेगा कि औरों का राय क्या है, तो इससे वो सही चीज़ सही जगह पर कर पाएगा। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians. Now, कुछ लोगों ने बोला अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं। अर्जेंट मतलब बहुत ज़रूरी, उसी समय पूरी होनी चाहिए।
ऐसी चीज़ों के लिए क्या हम काउंसिल का इंतज़ार करेंगे? क्या हम लोगों का इंतज़ार करेंगे कि वो लोग अपने घर से फ्री होकर आएंगे और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे? इसलिए हमें नहीं पता चलेगा कि राइट टाइम पे क्या करना है। तो अब हमें इसके लिए फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। एंड ओनली मजिशियंस को डू दैट, सिर्फ जादूगर ही ये कर पाते हैं। तो किंग को मजिशियंस के पास जाना होगा, मजिशियंस यानी जादूगर के पास जाना होगा। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests. दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है which people should he listen to? किंग को किन लोगों की बात सुननी चाहिए? तो उस दूसरे क्वेश्चन का जवाब लोगों ने दिया कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनके काउंसलर्स यानी जो उन्हें राय देते हैं, उनको सही काम करने के लिए बताते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी ने बोला प्रीस्ट, पंडित, क्योंकि पंडितों की बात बिना सुने राजा कुछ निर्णय नहीं ले सकते। A few others chose the doctors. कई और लोगों ने डॉक्टर्स की बात सुनी क्योंकि डॉक्टर्स जान बचाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट his soldiers were the most necessary. किसी ने बोला उनके सैनिक, उनके सोल्जर सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा जो था What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो उसका आंसर लोगों ने दिया टू द थर्ड क्वेश्चन some said साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए, विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजन वर्शिप्स, किसी ने बोला फाइटिंग, राजा को लड़ना चाहिए। किसी ने बोला रिलीजियस वर्शिप, राजा को भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसी भी भगवान की किसी भी रिलीजन में मानना चाहिए, ये राजा के लिए सबसे ज़रूरी है। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब क्या था, आंसर तो इतने सारे अलग अलग आए, अब उसको एक आंसर तो मिला नहीं जो सही था। तो राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, राजा को अच्छा नहीं लगा, उसके आंसर किसी के पसंद नहीं आए, तो राजा ने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को इनाम नहीं दिया। जो इनाम देने का वादा किया था वो रिवॉर्ड किसी को मिला ही नहीं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब हर्मिट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड सिंपल लाइफ। इसका मतलब है एक आदमी जो अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है, उसको हम हर्मिट कहते हैं। अब इन सब क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए वो एक आदमी के पास गया जो कि अकेला रहता था, जो माना जाता था उसकी विजडम के लिए, उसकी समझदारी के लिए कि उसका बोला हुआ सही होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड यानी इन अ वुड, अब वुड मतलब होता है लकड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लकड़ी के अंदर रहता था। इन अ वुड हम एक फ्रेज यूज करते हैं जंगल के लिए कि वो जंगल में रहता था, जो वो कभी छोड़ के नहीं जाता था, वो हमेशा जंगल के अंदर ही रहता था। He saw no one but simple people and so the king put on an ordinary clothes. वो सिंपल लोगों से मिलता था और किसी से नहीं, तो इसलिए किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी साधारण कपड़े पहनकर वहाँ गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट के घर तक पहुँचने से पहले किंग ने अपना घोड़ा, अपना हॉर्स अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वहाँ से आगे अकेला गया हर्मिट के घर तक। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही किंग हर्मिट के हट तक पहुंचा, उसने देखा कि वो एक गड्ढा खोद रहा है अपने ही घर के आगे। He greeted the king and continued digging. हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया, नमस्ते कहा या हेलो कहा, और उसने वापस अपना काम करना, अपना गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जो हर्मिट था वो ओल्ड और वीक था। The hermit was old and weak. बूढ़ा हो चुका था और बहुत कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily. काम करते करते उसकी सांस बहुत फूल रही थी। Breathe heavily मतलब सांस फूलना, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना। The king went up to the hermit and said, "I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions." King hermit के पास जाके गया और बोला कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ wise hermit, आपसे 3 क्वेश्चंस का जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे सीखूं कि मैं कौन सी सही चीज़ सही समय पर कर पाऊँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? The hermit listened to the king but did not speak.
हर्मिट ने किंग की बात सुनी लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने गड्ढा खोदना ही उसमें ही लगा रहा, अपने गड्ढा खोदने में ही लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। किंग ने बोला, राजा ने बोला कि आप थक चुके हैं, अब अपना स्पेड, अपना ये गड्ढा खोदने का औजार मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह लेकर ये गड्ढा खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने किंग को थैंक्स बोला और उसको अपना स्पेड दे दिया और जमीन पर जाकर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही किंग ने 2 गड्ढे खोद लिए, थोड़ा गड्ढा खोद लिया, उसने अपने क्वेश्चंस फिर से रिपीट किए, उसने क्वेश्चंस फिर से बताए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, "Now you rest, let me work." लेकिन हर्मिट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने सवाल पूछा पर हर्मिट ने कुछ नहीं बोला, जबकि खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाथ आगे स्पेड लेते हुए, यानी अपना वो गड्ढा खोदने का औजार वापस लेते हुए कहा, अब तुम रेस्ट करो, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने वो स्पेड वापस नहीं किया और खुद गड्ढा खोदने लग गया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." 1 घंटा गुजर गया और फिर दूसरा। सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे से ढल चुका था। राजा ने स्पेड को जमीन में काट कर कहा कि मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आया हूँ, वाइस मैन, लेकिन अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चले जाऊंगा। Here come someone running, said the hermit. देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट ने बोला। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. राजा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी वहां से भागते हुए आ रहा था। उसके हाथ उसके पेट पर थे और उसके पेट में से खून निकल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास तक पहुंचा, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में तो चोट लगी है। वूंड यानी चोट, इसको हम वूंड पढ़ेंगे, वाउंड नहीं पढ़ेंगे। The king washed and covered it with his handkerchief. किंग ने, राजा ने उसकी चोट को धोया और उस पे हैंकरचिफ यानी हैंकी, रुमाल बांध दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. किंग ने उस पर पट्टी लगाई जब तक ब्लीडिंग यानी खून बहना बंद नहीं हुआ। The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी को बेटर फील हुआ, अच्छा लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने साफ पानी लाकर उसको दिया। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. इस टाइम तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस आदमी को जिसको चोट लगी थी उसको हट के अंदर लेके गए, घर के अंदर लेकर गए और बेड पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. जो राजा इतना थक चुका था, इतने टाइम से चल रहा था, फिर उसके बाद उसने इतना सारा काम किया, वो भी फ्लोर पर, जमीन पर लेट गया और वहीं सो गया पूरी रात। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसको कुछ मिनट लगे ये याद करने में कि वो कहाँ पर है और वो स्ट्रेंज आदमी कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. उस आदमी ने बोला, Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए, जब राजा उठा। I do not know, you have nothing to forgive you for, said the king.
सॉरी, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने का भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की, रिवेंज यानी बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। सीज द प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेना। I knew you had gone alone to see the hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. अब वो आदमी, वही bearded man बता रहा है कि मुझे पता था कि आप अकेले जाएंगे हर्मिट से मिलने के लिए, तो मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप वापस आ रहे होंगे वहाँ से अपने घर तो मैं आपको मार दूंगा। लेकिन दिन निकल गया और आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन मैंने अपनी हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह छोड़ी और आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे ये घाव दिया, wounded me, मुझे मारा और ये घाव उसी वजह से लगा। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wound. मैं उनसे तो बचकर भाग गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे वुंड को, मेरी चोट को ठीक ना करते। I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब वो आदमी कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है तो अब मैं जीऊँगा तो मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट यानी वफादार नौकर बन के रहूँगा और मेरे जो बेटे होंगे मैं उनको भी सेम यही चीज़ कहूँगा। Forgive me, मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with the enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा जो था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसने अपने एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ एक शांति का समझौता कर लिया था और उसको एक दोस्त की तरह जीत लिया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctors to look after him as he promised to give back the man his property. राजा ने सिर्फ उसको माफ़ी नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर्स को, सर्वेंट्स यानी नौकर, और अपने ही डॉक्टर्स को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। देखभाल करने के लिए क्यों? क्योंकि उसको चोट लगी थी और उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का भी वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. उस wounded man को, उस bearded man को, जो भी आप कहना चाहें, उसको वहाँ छोड़कर किंग बाहर गया, हट के बाहर, और उसने हर्मिट को ढूंढने लगा कि कहाँ गया। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब किंग को जाना था घर वापस, लेकिन वो चाहता था कि एक बार दोबारा क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, क्योंकि पूछने तो वो क्वेश्चंस ही पूछने आया था ना। The hermit was on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. hermit अपने घुटनों पर बैठकर बीज बो रहा था, उसी जगह पर जो कल राजा ने खोदी थी। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." किंग वहाँ जाकर बोलता है hermit को कि आखिरी बार मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसने बोला कि तुम्हारे क्वेश्चंस पहले से ही आंसर कर दिए जा चुके हैं। हर्मिट ने बोला, "How have I been answered? What do you mean?" कि मेरे सवालों का जवाब कैसे मिल गया है? आप क्या चाहते हैं? आपका मतलब क्या है? "Do you not see?" replied the hermit. क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर्मिट ने कहा। "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away." अगर तुमने कल मेरे पे दया ना की होती कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो तुम ये बेड्स नहीं खोदते, मतलब ये गड्ढे नहीं खोदते मेरे लिए और तुम चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और अगर तुम यहाँ से चले जाते तो वो आदमी तुम्हें अटैक कर चुका होता, तुम पर हमला कर चुका होता, और फिर तुम ये विश करते कि तुम वहीं रह जाते, क्या पता तुम वहीं रह जाते। So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। And I was the most important man. और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था। And to do me good was your most important business. और मेरी मदद करना, मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him.
उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ तुम्हारे पास आया, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय तब था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। लेकिन क्योंकि अगर तुम उसके चोट की मरहम पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता बिना तुमसे पीस बनाए, मतलब पीस यानी दोस्ती बनाए। पीस का मतलब वैसे शांति होता है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारा उस टाइम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये बात हमेशा याद रखना कि जो एक समय हमेशा इम्पॉर्टेंट है वो है नाउ। नाउ यानी अभी, अभी हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय इसलिए है क्योंकि अभी ही वो समय है जहाँ पर हम एक्ट कर सकते हैं। एक्ट मतलब कुछ कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर वो चीज़ पहले हो चुकी है तो तब भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ होने वाला है तब भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ अभी हो रही है उसी के ऊपर हमारे पास पावर है एक्ट करने की। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान तुम्हारे लिए वो है जो कि उस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, किसी और से मिलेंगे भी या नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू द पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उस आदमी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ इसी पर्पस से लाया गया है कि हम लोगों के लिए अच्छा करें। तो ये स्टोरी का राइटर है लियो टोल्स्टॉय। रीटोल्ड की गई है स्टोरी, तो ओरिजिनल राइटर कोई और है। ये स्टोरी इन्होंने फिर से बताई है। इस चैप्टर के साथ साथ जो वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए थे बीच बीच में, जो कि आपके चैप्टर में मेंशन नहीं हुए हैं, उसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अगर आपको आगे के चैप्टर्स यानी जैसे सेकंड चैप्टर है उसके वर्ड्स मीनिंग अगर चाहिए तो मैं चैप्टर के साथ साथ ही बता दूँगी। तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको वर्ड मीनिंग्स चाहिए या नहीं। तो थैंक यू, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।